हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन लाइम सोडा प्रोसेस। अब हमें पता है कि जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, वाटर ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में वी स्टडी द कंडीशनिंग मेथड्स, जैसे कैलगॉन कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग, कोलाइडल कंडीशनिंग। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में मेथड्स आते हैं जैसे लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये जो लाइम सोडा प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली ये एक एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट मेथड है। एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट मतलब कि हम वाटर को हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, बट आउटसाइड द बॉयलर। क्योंकि बॉयलर के बाहर करते हैं तो इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड बोलते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है लाइम एंड सोडा, यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास हार्ड वाटर सैंपल होता है उसमें हम कुछ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होता है कि जो भी हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटीज हैं वो सब स्लज में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्लज में जो कन्वर्ट होती हैं, ये जो स्लज बनता है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और फिर इसको हम फिल्टर करके रिमूव ऑफ कर देते हैं। तो इससे हमें जो वाटर मिलता है दैट इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है इसमें अभी भी हार्डनेस बची हुई होती है। इसमें होती है रेसिडुअल हार्डनेस, यानी कि बची हुई हार्डनेस होती है विच इज इन द रेंज ऑफ 15 to 60 ppm। तो ये जो पानी इस मेथड से आता है इट इज अगेन नॉट सुटेबल फॉर बॉयलर्स, यानी कि इस पानी को हम अभी भी बॉयलर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी बॉयलर के हिसाब से हार्डनेस अभी बहुत ज्यादा है। नाउ लाइम एंड सोडा जो हम ऐड कर रहे हैं, लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको इनका अमाउंट पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी हम उसी कैलकुलेटेड अमाउंट को ही इस हार्ड वाटर में डालेंगे। अगर आप इनको एक्सेस में डाल दोगे तो इनकी एक्सेस की वजह से भी बॉयलर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं बॉयलर ट्रबल्स। तो इसीलिए जब भी हमें ये ट्रीटमेंट को यूज करना होता है तो हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि हार्ड वाटर में कितने हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं, वो सब उन सब का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना है, उसके हिसाब से ही हमें लाइम और सोडा को कैलकुलेट करना है और फिर हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा ही इस हार्ड वाटर में ऐड करेंगे। नाउ लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। अब हमें पता है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें मेनली हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस कौन से होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एनायंस कुछ भी हो सकते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो एनायंस हम सारे लिख देते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम कैटायंस की बात करें तो कैटायंस में मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, लेकिन माइनर अमाउंट्स में आयरन और एल्यूमिनियम भी पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉजिंग द हार्डनेस। अब ये जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं या जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो सॉल्ट्स बनते हैं ये बनाते हैं स्लज, और इन सॉल्ट्स को फिर रिमूव करना इजी होता है वाया फिल्ट्रेशन। तो इसका प्रिंसिपल ही यही है इस प्रोसेस का कि जितनी भी कैल्शियम की इम्प्योरिटीज पानी में होंगी वो सारी कन्वर्ट होती हैं इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। जितनी भी मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होंगी ये सारी कन्वर्ट होती हैं इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड दे फॉर्म लूज स्लज। सिमिलरली ये जो फेरस और एल्यूमिनियम की जो इम्प्योरिटीज हैं ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं विच अगेन फॉर्म्स लूज स्लज। तो उसका प्रिंसिपल यही है कि जितने भी हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटीज हैं उनको स्लज में कन्वर्ट करना, ताकि उस स्लज को आप फिल्टर करके रिमूव ऑफ कर सको। नाउ लाइम सोडा प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कोल्ड लाइम सोडा और एक होता है हॉट लाइम सोडा। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस होता है
जिसको हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप देखोगे एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये बाहर एक बड़ा सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर एक छोटा सिलेंड्रिकल वेसल रखा हुआ है। यहाँ बीच में एक स्टरर लगाया हुआ है। इधर की साइड से यहाँ पे हम रॉ केमिकल्स डालेंगे। केमिकल्स क्या है हमारे? लाइम एंड सोडा। ठीक है, और यहाँ से हम डालेंगे हार्ड वाटर। नाउ ये हार्ड वाटर यहाँ से जाएगा और ये केमिकल्स यहाँ से जाएंगे। यहाँ क्या होगा? स्टरिंग होगी, इसकी स्टरिंग होगी तो ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि जितने भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स हैं वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे इन स्लज। ठीक है, स्लज फॉर्म करने वाले सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो स्लज फॉर्मिंग सॉल्ट्स होंगे ये सब नीचे सेटल हो जाएंगे। जो पानी होगा दैट विल मूव अपवर्ड्स। ठीक है, अब पानी जो अपवर्ड मूव करेगा, अब इसमें क्या होगा कि जो स्लज बना है यहाँ पे, ये स्लज के पार्टिकल जो बनते हैं ये छोटे छोटे साइज के बनते हैं। इतने छोटे होते हैं कि दे कैन इवन पास थ्रू दिस पोरस स्लिट। यहाँ पे पोरस स्लिट लगाई हुई है ताकि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स बनेंगे स्लज के वो सारे इसके थ्रू पास ना करें और इसी में कैप्चर हो जाएं, और जो यहाँ से फिर पानी निकलेगा दैट विल बी सॉफ्ट वाटर। तो ये जो पानी यहाँ से निकलेगा, इस पानी को हम यहाँ से कैप्चर या यहाँ से स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी द सॉफ्ट वाटर। तो जो ये स्लज है, ये स्लज को हम यहाँ से नीचे एक स्टॉप कॉक लगा रखा है, इसको ओपन करेंगे और इस स्लज वाले पानी को हम नीचे से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर लो टेम्परेचर है तो इसीलिए यहाँ जो ये स्लज के पार्टिकल्स बनते हैं छोटे साइज के बनते हैं। तो क्या होता है, इनको बहुत टाइम लगता है नीचे सेटल होने में, और बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स इस स्लिट के थ्रू भी पास कर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो पानी निकलता है इसमें आप देखोगे रेसिडुअल हार्डनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ 50 to 60 ppm। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे रह गई है कि ये जो पार्टिकल साइज है ये छोटा बनता है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोएगुलेंट्स डालने पड़ते हैं। कोएगुलेंट्स सच एज FeSO4, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये जो कोएगुलेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कोएगुलेंट्स ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्लज के, इनको कैप्चर करते हैं अपने अंदर और इनका जो पार्टिकल साइज है उसको बढ़ा देते हैं। अगर पार्टिकल साइज बढ़ता है तो वेट भी बढ़ता है, इनका वेट बढ़ेगा तो ये पार्टिकल्स हैवी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे तो ये इजीली नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इसलिए इस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में हमें कोएगुलेंट्स का भी एडिशन जरूर से करना पड़ता है। Now see the hot lime soda process। hot lime soda process में क्या होता है, अगेन हमारे पास एक ही रिएक्टर टैंक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 टैंक्स हैं। एक है रिएक्शन टैंक, दिस टैंक इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन टैंक, और जो तीसरा टैंक है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। यहां से हम ऐड करते हैं रॉ मटेरियल्स विच इज लाइम एंड सोडा। फ्रॉम हेयर वी ऐड स्टीम एंड फ्रॉम हेयर वी ऐड रॉ वाटर। रॉ वाटर डाल दिया, लाइम सोडा डाल दिया और यहाँ से स्टीम डाल दी। तो जब ये रॉ मटेरियल सारे जाएंगे तो ये हमारा क्या है, रिएक्शन टैंक। इसमें रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन में क्या होगा कि जब भी रिएक्शन हो जाएगी तो जो भी स्लज बनेगा वो स्लज नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम यहाँ से रिमूव ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब जो पानी बचेगा दैट विल मूव अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये अपवर्ड जाएगा और यहाँ से पास करेगा। ये क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक के थ्रू अगेन वाटर जब पास करेगा तो क्या होगा, जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे स्लज के जो यहाँ पे नहीं सेटल हुए हैं वो सब पार्टिकल्स इस फिल्ट्रेशन बेड में सेटल
हो जाएंगे और जो यहाँ से पानी निकलेगा दैट विल बी सॉफ्ट वाटर। यहाँ से जो सॉफ्ट वाटर निकलता है इसमें भी रेसिडुअल हार्डनेस होती है, लेकिन इस मेथड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, विच इज़ जस्ट 15 to 30 ppm। वो क्यों हुआ है यहाँ पे ऐसा? क्योंकि इसको हम कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉफ्टनिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। उसके अलावा जो यहाँ पे स्लज के पार्टिकल्स बनेंगे, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं। ये पार्टिकल्स खुद ही एक दूसरे से अगर चिपकने लगेंगे तो ये पार्टिकल्स मिलकर बड़ा पार्टिकल बना देंगे, और पार्टिकल साइज अगर बढ़ जाएगा तो ये पार्टिकल अपने आप नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल बना देते हैं जो नीचे सेटल हो जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस में आपको बाहर से कोई कोएगुलेंट्स को ऐड नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे कोएगुलेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वेयरएज इस प्रोसेस में आपको कोएगुलेंट्स को ऐड करना पड़ता है पार्टिकल साइज को बढ़ाने के लिए, ताकि पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएं। जबकि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से कंबाइन करने लग जाते हैं, पार्टिकल साइज बढ़ जाता है और बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो खुद ब खुद नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो भी बचे खुचे होते हैं वो सब इस फिल्ट्रेशन टैंक में सेटल हो जाते हैं, इस फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर हो जाते हैं। तो ये एक कंपैरिजन भी है बिटवीन कोल्ड लाइम सोडा एंड हॉट लाइम सोडा, कि आपको यहाँ पे कोएगुलेंट्स डालना पड़ता है, यहाँ पे नहीं डालना। यहाँ पे रेसिडुअल हार्डनेस 15 से 60 ppm है, यहाँ पे जो बची हुई हार्डनेस है दैट इज 15 to 30 ppm। ठीक है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं, इसको हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं, इसीलिए इसको हम हॉट लाइम सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। अब क्योंकि इसको हम हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, इसीलिए इस पानी में जो भी डिजोल्व्ड गैसेस होंगी वो सब भी क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी। वेयरएज यहाँ पे डिजोल्व्ड गैसेस आर नॉट रिमूव्ड। ठीक है, तो ज़्यादा केमिकल्स यहाँ से निकल जाएंगे पानी में से, डिजोल्व्ड गैसेस भी निकल जाएंगी। तो यहाँ पे जो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी है, यानी कि ज़्यादा वाटर सॉफ्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से इस प्रोसेस से वाटर कम सॉफ्ट होगा। तो इस प्रोसेस की अगर हम सॉफ्टनिंग कैपेसिटी की बात करें तो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी इस प्रोसेस में कैसी होगी, लो होगी। वेयरएज अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्टनिंग कैपेसिटी कैसी होगी, हाई होगी। तो हाई सॉफ्टनिंग कैपेसिटी। So this is the comparison between the hot lime soda and cold lime soda process. Now ये जो लाइम एंड सोडा जो हम ये डाल रहे हैं, ये दोनों क्या करते हैं, टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो चाहे टेम्परेरी हार्डनेस हो चाहे परमानेंट हार्डनेस हो, दोनों के ही सॉल्ट्स लाइम और सोडा से दूर होते हैं। कैसे होते हैं? नाउ लेट अस फर्स्ट सी टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस के सॉल्ट्स देखते हैं ज़रा। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हमारे पास सबसे पहले है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका हम रिएक्शन देखें विद लाइम तो इस रिएक्शन में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। अब आप ये देखो, जब हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन लाइम से करवाया है तो यहाँ पे क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, जो कि क्या है, स्लज है। यानी कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे लाइम की एडिशन से कंप्लीटली रिमूव हो गई है। इसका मतलब जब भी आपको टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम दी होगी, ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आयन दी हुई है जब भी आपको, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, लाइम को ऐड करना है। सेकेंड हम देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगेन हमने इसमें लाइम डाला है, अब इस रिएक्शन में बनेगा ट्वाइस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन स्लज बनाएगा, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन ये भी स्लज बनाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O।
तो ये जो बन रहा है रिएक्शन में अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लज बन रहा है, तो आपको इसमें फर्दर और इसमें सोडा या और लाइम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ आएगा ट्वाइस। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको टेम्परेरी हार्डनेस दी होगी ऑफ मैग्नीशियम, इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट ऑफ लाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे सिर्फ प्लस लाइम करना है, लेकिन अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट्स दी हुई है तो यहाँ पे आपको ट्वाइस ऑफ लाइम करना है। नाउ एसिड्स कैन बी आइदर H प्लस, कैन बी H2SO4, और हो सकता है ये सिर्फ H प्लस लिखा हो तो भी ये एसिड ही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम एसिड लेते हैं कोई भी और उसका रिएक्शन कराते हैं विद लाइम, तो इस रिएक्शन में आप देखोगे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O। नाउ वी नो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये स्लज नहीं है, यानी कि HCl यानी कि जो एसिड है वो सिर्फ लाइम से रिमूव नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया है यहाँ पर, आप इसमें फर्दर क्या ऐड करोगे, सोडा ऐड करोगे। जब सोडा ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। नाउ वी नो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स स्लज और NaCl से हार्डनेस नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एसिड को रिमूव करना है तो आपको उसमें लाइम भी डालना पड़ेगा, आपको उसमें सोडा भी डालना पड़ेगा, तब जाके एसिड आपका स्लज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको एसिड्स दिए हुए होंगे आप इनको रिमूव करने के लिए लाइम भी ऐड करोगे, इनको रिमूव करने के लिए आप सोडा भी ऐड करोगे। नाउ फोर्थ इज विद गैसेस। गैसेस सच एज CO2 H2S। तो अगर हम CO2 को रिमूव करना है और हम इसमें डालेंगे लाइम विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो रिएक्शन होगी उसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बनाएगा प्रेसिपिटेट प्लस H2O। तो ये जो प्रेसिपिटेट बना ये स्लज है, स्लज बन गया, तो उसका मतलब क्या है कि जो CO2 की इम्प्योरिटी थी ये कम्प्लीटली रिमूव हो गई है यूजिंग लाइम। तो इसीलिए जब भी आपको CO2 दिया होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, वहाँ पर उसको लाइम में ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए आपको 1 मोल ऑफ लाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइम में ऐड कर देंगे। दूसरी गैस देखते हैं हम H2S। अब H2S को रिमूव करने के लिए अगेन क्या करेंगे, हम लाइम डालेंगे। अब अगेन यहाँ क्या बनता है, कैल्शियम सल्फाइड जो कि अगेन प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा। फिर से ये क्या बनेगा, स्लज प्लस H2O। ठीक है, तो अगेन ये प्रेसिपिटेट बन गया, स्लज बन गया, रिमूव हो गया। इसका मतलब क्या है कि H2S को आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो यूजिंग लाइम। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, इसको लाइम में जोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, नाउ कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस के सॉल्ट्स कौन से हैं, लाइक कैल्शियम सल्फेट, लाइक कैल्शियम क्लोराइड। अब इनको रिमूव करने के लिए हम क्या डालेंगे, लाइम। यहाँ लाइम डाल दिया मैंने, तो इस रिएक्शन में आप देखोगे क्या बनेगा, ये भी कैल्शियम है, ये भी कैल्शियम है। तो अगेन इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली जब आप कैल्शियम क्लोराइड में लाइम डाल दोगे तो अगेन आप देखोगे यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कैटायन यहाँ पे सेम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए वी विल ऐड सोडा विच इज सोडियम कार्बोनेट। अब आप जब सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में ऐड करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बनाएगा स्लंज प्लस सोडियम सल्फेट जो कि हार्डनेस कॉज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस दी हुई है तो उसको हमें रिमूव करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, सोडा डालना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये
सॉल्ट दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, तो इसको हम सोडा के फॉर्मूला में ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका भी एक रिएक्शन देख लेते हैं हम विद सोडा विच इज Na2CO3। तो सोडा के साथ ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच विल अगेन फॉर्म स्लज प्लस NaCl। तो अगेन ये तो स्लज बन गया और ये हार्डनेस कॉज नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी आपको दी हुई है तो अगेन दैट कैन बी रिमूव्ड विथ 1 मोल ऑफ सोडा। नाउ लेट अस सी परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस अगर हमें देखनी है तो लेट अस टेक MgCl2। अगर आप MgCl2 लोगे तो उसमें हम पहले क्या ऐड करेंगे, लाइम ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है, सो दिस विल फॉर्म स्लज। लेकिन आप ये देखो, आपने ये डाला है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, लेकिन इसमें क्या जनरेट हो गया है, एक और नया हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। तो यानी कि MgCl2 को रिमूव करने के लिए लाइम इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने लाइम यूज़ किया है तो इसमें एक और हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट बन गया है। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड बन गया है, अब इस कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव करने के लिए आप इसमें क्या डालोगे, सोडा डालोगे विच इज Na2CO3। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा भी था कि कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, सोडा डालते हैं। तो ये डालेंगे तो इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या बनाएगा, स्लज प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, और NaCl हार्डनेस कॉज नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको MgCl2 यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ MgCl2 अगर दे रखा है, यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम दी हुई है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको लाइम की भी ज़रूरत है और आपको सोडा की भी ज़रूरत है। तो इसको आप प्लस लाइम में भी जोड़ोगे और प्लस सोडा में भी जोड़ोगे, क्योंकि हमें दोनों चाहिए 1 मोल टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ MgCl2। अब इसी में हम आगे देखते हैं आयरन के और एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स। तो सपोज आयरन की परमानेंट हार्डनेस का सॉल्ट है आपके पास FeSO4। अगेन इसको रिमूव करने के लिए पहले हमने डाला लाइम। जब आपने लाइम डाला तो इसमें क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट प्लस FeOH का होल ट्वाइस। ये तो चलो स्लज बना देगा, ठीक है, लेकिन ये जो है ये स्लज नहीं बनाएगा। तो ये क्या करेगा, ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेगा कैल्शियम की। तो अब इस कैल्शियम सल्फेट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैल्शियम सल्फेट, ये कौन सा कैल्शियम सल्फेट है जो इस रिएक्शन में बना है। तो इस कैल्शियम सल्फेट को रिमूव करने के लिए अब आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा, सोडा डालना पड़ेगा, जो कि क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट जो ये बनाए ये स्लज बनाएगा और ये सोडियम सल्फेट हार्डनेस कॉज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको परमानेंट हार्डनेस FeSO4 यानी कि आयरन की परमानेंट हार्डनेस दी हुई है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको लाइम भी चाहिए और आपको सोडा भी चाहिए। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम का सॉल्ट। ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में अब अगर आपको एल्यूमिनियम की परमानेंट हार्डनेस दी हुई है यानी कि Al2SO4 का थ्राइस, तो उसको रिमूव करने के लिए पहले आप डालोगे लाइम। जब आप इसमें लाइम डालोगे तो ये रिएक्शन होगा और इसमें बनेगा AlOH का थ्राइस, जो कि क्या बनाएगा, आपका स्लज बनाएगा, प्लस यहाँ बनेगा कैल्शियम सल्फेट। अब आपको पता है इसकी मैं बैलेंसिंग करूँ अगर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ आ जाएगा 2। अब आप ये देखो कि हमने ये एल्यूमिनियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर लाइम डाला है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जनरेट हो गया है, जो कि अगेन हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है। तो अब इस कैल्शियम सल्फेट को हम रिमूव करने के लिए आगे फिर से क्या डालेंगे, इसी रिएक्शन में सोडा डालेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बनाएगा स्लज प्लस सोडियम सल्फेट जो कि हार्डनेस कॉज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट को रिमूव करना है तो पहले मुझे 3 मोल्स ऑफ लाइम चाहिए
उसके बाद मुझे 1 मोल ऑफ सोडा भी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी परमानेंट हार्डनेस ऑफ एल्यूमिनियम दी हुई है तो आपको रिएक्शन के हिसाब से देखना है। फिलहाल यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 मोल्स ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ सोडा। एक लास्ट और देखते हैं हम, वो है NaAlO2, जो कि आपने पढ़ा होगा, समटाइम्स लिखा होता है कि दिस हैज़ बिन एडेड एज कोएगुलेंट। तो ये नहीं समझ में आता है कि इसको लाइम में डालना है, सोडा में डालना है। अब NaAlO2 जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोलाइज होता है टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये तो प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स स्लज, ठीक है। लेकिन ये जो NaOH बनता है इसका क्या होगा, उससे पहले हम इस रिएक्शन की एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो जब ये NaLO2 इस H2O से रिएक्ट करेगा इट विल यूज 2 मोल्स, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बनाएगा लूज स्लज प्लस NaOH विल बी फॉर्म्ड। नाउ NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है एंड 2 मोल्स ऑफ NaOH is considered equivalent to 1 mole of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या है कि जब आप NaLO2 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए हम अब यहाँ पे लाइम यूज़ नहीं करना है, लाइम जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए NaLO2 को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं लाइम में, क्योंकि जितना भी लाइम चाहिएगा उसमें हमें इतना अमाउंट लाइम का कम डालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इतने अमाउंट को यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि NaLO2 का जितना भी कोएलेंट आपने ऐड किया है उसको हम लाइम में से माइनस कर देंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शंस वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, अब हम हर केमिकल को देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसको रिमूव करने के लिए लाइम की ज़रूरत है या सोडा की। अगर हम गैसेस की बात करें लाइक CO2 H2S, तो हमें पता है कि इसके लिए हमें सिर्फ लाइम चाहिए। टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, किसी की भी हो टेम्परेरी हार्डनेस हमेशा रिमूव होती है किससे, लाइम से। नाउ रिएक्शन के बेसिस पे इसको चाहिए 1 मोल ऑफ लाइम, लेकिन इसको चाहिए 2 मोल्स ऑफ लाइम। अगेन दिस रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ लाइम एंड दिस ऑल्सो रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ लाइम। अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स को लाइम में ऐड करना पड़ता है और सोडा में सब्ट्रैक्ट। NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट कोएगुलेंट है, अगेन अभी हमने देखा था रिएक्शन में, इसको हम लाइम में सब्ट्रैक्ट करते हैं। एसिड्स हैं, अगर एसिड्स आपको दिए हुए हैं तो एसिड्स के लिए हमने भी देखा था क्या करना पड़ता है, प्लस लाइम एंड प्लस सोडा। देन परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम को छोड़ के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन की जो परमानेंट हार्डनेस है इसको रिमूव करने के लिए हमें लाइम भी चाहिए होता है और इसको हमें सोडा भी चाहिए होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, इसके लिए हमें सिर्फ सोडा चाहिए होता है। नाउ ये जो अगर लिखा हुआ है कि आपके पास एक ट्रीटेड वाटर सैंपल आपको दे दिया है, ठीक है, यानी कि जो वाटर ट्रीट होके आया है जिसमें मतलब हार्डनेस रिमूव करी है यूजिंग लाइम सोडा मेथड, अगर उस ट्रीटेड वाटर में OH- और कार्बोनेट अगर दिए हुए हैं तो उसका क्या मतलब है। अगर ट्रीटेड वाटर में OH- दिया हुआ है, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो लाइम बहुत एक्सेस में ऐड किया हुआ था ताकि उसका जो OH- है वो ट्रीटेड वाटर में भी आ गया। दूसरा, अगर सोडा एक्सेस में था, सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का जब हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर की प्रेजेंस में तो ये क्या फॉर्म करता है, NaOH फॉर्म करता है, प्लस CO2 गैस है जो वेपोरेट कर जाती है, ठीक है। तो ये जो NaOH बना ड्यू टू सोडा, तो ये जो OH है ये OH हो सकता है जो आपका ट्रीटेड वाटर में आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रीटेड वाटर में OH- एक्सेस में है तो वो लाइम की वजह से भी हो सकता है और वो सोडा की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको OH- को क्या करना है, OH- को हमें लाइम में भी जोड़ना है और इसको हमें सोडा में भी जोड़ना है, ठीक है। अगर कार्बोनेट दिया है तो कार्बोनेट ऑब्वियसली इट इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडा, तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस सोडा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम हर केमिकल को किसको लाइम में ऐड करेंगे और किसको सोडा में। अब जब भी आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा, लाइम सोडा का न्यूमेरिकल जब भी आएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले
हर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि यही हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है। सेकंड, हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर केमिकल्स हैं सच एज NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, Al2O3, है ना, सिलिका, FeO या Fe2O3, अगर इस तरह के कोई भी केमिकल्स हैं तो ये सब केमिकल्स दे डू नॉट कॉज हार्डनेस। ठीक है। तो इन केमिकल से हार्डनेस नहीं होती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, इन सब केमिकल्स को कैलकुलेशंस में इग्नोर करना है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ या सिर्फ एल्यूमिनियम 3+ या सिर्फ एल्यूमिनियम 2+ ये लिखा है, अगर कोई एनायन साथ में नहीं दिया है, तो इन सबको आपको परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स में कंसिडर करना है। तो दे ऑल आर कंसिडर टू कॉज परमानेंट हार्डनेस। अब इसके बाद आएगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए हमें लाइम प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस करनी है। नाउ लाइम हमें जब भी कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, विच इज़ वॉट 74/100 इंटू टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आयंस प्लस ट्वाइस ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन प्लस CO2 प्लस H2S प्लस एसिड प्लस बाइकार्बोनेट माइनस AlO2। इन सब का क्या मतलब है कि ये जो भी इम्प्योरिटीज़ आपको पानी में दी हुई हैं वो सब बट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, यानी कि इन सब इम्प्योरिटीज़ को हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जो इम्प्योरिटी दी हुई है उसको यहाँ पे एक्सप्रेशन में डाल देंगे, जो नहीं दी हुई है उसकी जगह खाली छोड़ देंगे। 74 यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि 74 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइम। तो ये तो आ गया। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज प्योरिटी। सिर्फ वैल्यू डालनी है यहाँ पे। अब परसेंटेज ऑफ प्योरिटी किसकी प्योरिटी है? लाइम की प्योरिटी, यानी कि जो आप लाइम यूज़ करने वाले हो वो कितना प्योर है। तो सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू डालनी है, क्योंकि जो परसेंटेज का साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 आता है वो यहाँ पे हमने पहले ही ले लिया है। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। नाउ दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ टू बी इन लीटर्स। तो आपका यहाँ से जो भी आंसर आएगा इट विल कम इन mgs। ठीक है। इसी तरह से सोडा का भी फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल्स टू 106/100। नाउ 106 क्यों लिया है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडा इज़ 106। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे? परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम सबकी परमानेंट हार्डनेस ले लेंगे। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कैल्शियम के अलावा बाकी सबकी परमानेंट हार्डनेस आती है और यहाँ पे चारों की परमानेंट हार्डनेस आती है। ऐसा क्यों हुआ है ये अभी हमने रीज़न रिएक्शंस में भी एक्सप्लेन किया है। प्लस एसिड्स जो भी आपको दिए हैं माइनस बाइकार्बोनेट। नाउ ऑल दीज हैव टू बी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है। अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। अब ये प्योरिटी किसकी होगी? ये प्योरिटी यहाँ पे होगी सोडा की। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। कौन सा वॉल्यूम लेंगे वाटर का? जो वाटर हमने प्यूरिफिकेशन के लिए लिया है, जिस वाटर में हम ये इम्प्योरिटीज देख रहे हैं। नाउ दिस वॉल्यूम विल बी इन लीटर्स। तो यहाँ से अगेन आपका जो भी आंसर आएगा इट विल कम इन mg। अगर मैं इस आंसर को 10⁶ से डिवाइड कर दूंगी तो यही आंसर मेरा किस में आ जाएगा? kgs में हो जाएगा। ठीक है। नाउ कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन में अगेन आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर हम स्टेप्स देखें, स्टेप्स इन कैलकुलेशन ऑफ लाइम एंड सोडा, तो क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप होगा आपको जितने भी केमिकल्स दिए हुए हैं आपको सबको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इसके लिए आप हमारी
वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स किए थे। वहाँ भी हमने ये बताया था कि कैसे किसी भी केमिकल को हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, केमिकल्स लाइक NaCl, KCl, K2SO4, Al2O3, ठीक है, एंड देन SiO2, FeO, ये सब हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं, तो इन सब को इग्नोर करना है। देन अगर आपको सिर्फ कैल्शियम 2+, सिर्फ मैग्नीशियम 2+, या सिर्फ आयरन 2+, या सिर्फ एल्यूमिनियम 3+ अगर लिखा है, तो इन सबको आपको कंसिडर करना है किसमें, परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग आयंस में, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आपको ये जो अमाउंट्स आएंगे, ये अमाउंट्स इन फॉर्मूलाज में पुट करने हैं। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम कैसे आपको ये सॉल्व करना है। लेकिन जो भी मैंने टेबल बताई थी, किसको लाइम में जोड़ना है किसको सोडा में, वो टेबल ज़रूर आप याद कर लें, तभी आप न्यूमेरिकल सक्सेसफुली कर पाएंगे।